चलिए, गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है कि हम जो प्रोनाउन की सीरीज में हमने कल प्रोनाउन के 3 टाइप्स पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिए थे? 3 टाइप्स। प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप सबको पता है किस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैंने कल आपको बताया था। और हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। जो लोग नए हैं या फिर जो आज पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिछले वाले वीडियो में जाके प्रोनाउन के 3 टाइप्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो वापस पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे से रिवाइज करेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है, मैं 2 मिनट में वापस कंक्लूड कर रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोनाउन क्या होता है और हमने जो 3 टाइप्स पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे। लेट अस बिगिन। आगे बढ़ जाते हैं हम। सबसे पहली बात, जो प्रोनाउन होती है वो क्या होती है? अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पर आता है ना? इन प्लेस, एक सेकेंड, ये व्हाइट इज है, यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। इन प्लेस ऑफ नाउन, ये यहां तक का। तो प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है कि ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के प्लेस पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव राहुल, यस्टरडे आई रोट द सेम वर्ड। और राहुल की जगह पर अगर मैं ही इस्तेमाल करूंगा तो ही यहां पे क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि जो प्रोनाउन होता है वह हमारा काम क्या करता है? आसान कर देता है। जब हमें एक साथ हजारों नाम बोलने हो तो हजारों नाम बोलने की जगह पर हम प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राहुल, गरिमा, रमेश, महेश, सुरेश हमने पढ़ा था कल। इनकी जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा, जैसे कि दे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने कल ये 3 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से 3 टाइप्स थे? एक तो पर्सनल प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो लोग भी नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ये 7 प्रकार का होता है, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये 7 होते हैं। फिर हमने इनके पैटर्न्स भी देखे थे। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब मैंने बताया था कि जब किसी एक प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें सेल्फ लग जाता है। क्या लग जाता है? सेल्फ। तो जब आई के साथ हम आई का रिफ्लेक्शन देखेंगे, यहां पर लिख देता हूं, आई का रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है? माई सेल्फ। आपको पता है ना? वेरी गुड। उसी प्रकार आई का माई सेल्फ होता है, तो यू का क्या होता है? पीछे वाले भी बोलेंगे, यू का क्या होता है? और दे का देम सेल्व्स, वी का अवर सेल्व्स, शी का हर सेल्फ, और ही का और इट का इट सेल्फ। ये हमने 7 पढ़े थे। उसके बाद हमने कल की क्लास में कवर अप किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि डेमो का मतलब होता है दिखावा करना या इंडिकेट करना। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरी वस्तुओं की ओर इंडिकेट करता है उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। बेसिकली इसमें हम 4 वर्ड रखते हैं। वो 4 वर्ड थे दिस। कौन कौन से थे? दिस और दैट और दीज और दोज। याद है कि नहीं याद है? तो अभी तक हमने ये, मैंने 2 मिनट में आपको कंक्लूड करके बताया कि हम 3 प्रोनाउंस कंप्लीट कर चुके हैं। और अल्टीमेटली कितनी प्रोनाउंस होती है? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, पर्सनल प्रोनाउन, उसके अलावा होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसको इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ते हम, कई लोग क्या पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव, which is not correct word and correct spelling to be pronounced. It is interrogative, प्रश्नवाचक। क्या बोलेंगे इसको? ये इंटेरोगेटिव एक्चुअल में है। कुछ लोग इसको हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ये इस तरीके से, इंट्रोगेटिव। तो ये ठीक है, मतलब ग्रामेटिकली इसको बहुत ज्यादा रॉन्ग नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम मिस्टेक कर देंगे। तो ये एक्चुअल में ये वर्ड है इंटेरोगेटिव। लेकिन लोगों ने क्या किया, यहां से इसको हटा दिया, ये ई और आर को खा गए तो सीधा बना दिया इंट्रोगेटिव। टाइम नहीं रहता ना लोगों के पास, इसलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन होती है आई, मी, वी, दे, यू, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके नियम भी मैंने सारे के सारे कल पढ़ा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आई नीड टू मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं, ये सारा मैंने आपको बता चुका हूं। हाँ, ये सब्जेक्ट मैंने नहीं बताए थे। तो पर्सनल प्रोनाउन में आज हम सीखेंगे, क्योंकि इसका एक टॉपिक छूट गया था, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है? इन 7 शब्दों को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आई, वी, दे, यू,
ही, शी, इट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और यहां से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, इसको कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। देखो, जब भी कोई वाक्य बनाया जाता है तो उसमें कभी कभी दो सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं स्कूल जाता हूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं है बोलने में कि आई गो टू स्कूल। पर अगर मुझे बोलना हो कि मैं और तुम स्कूल जाते हैं तो आई एंड यू गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे? आई एंड यू गो टू। बिल्कुल गलत है ये। हमें यू को आगे करना पड़ेगा, आई को पीछे करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर कहीं ना कहीं उसने लिखा होगा 231 वाला। अब ये 231 क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हमने प्रोनाउंस को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया है। बिल्कुल ध्यान सुनना, 10 मिनट लगेगा लेकिन ये जिंदगी भर के लिए कंसेप्ट याद हो जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं कि मैंने यहां पे लिखा कि आई स्पीक इंग्लिश। यहां तक समझ में आ गया? जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ उसको देखिए। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि आई एंड यू स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस आपको दिखने में सही लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि यहां पर मेरे पास दोस्तों दो सब्जेक्ट है, एक है आई और एक है यू। तो नियम ये बोलता है कि जब कोई सामान्य वाक्य होता है जिसमें किसी काम को करने की बात की जा रही हो और वो काम कोई भी कर सकता है, उस काम में अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन दिए हैं तो जो पहला प्रोनाउन होता है जिसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है आई, उसे लास्ट में रखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होता है यू एंड आई स्पीक इंग्लिश। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसमें ये बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हम वापस चलते हैं, हम पर्सन्स को पढ़ लेते हैं, फिर इस नियम को मैं आपको समझाऊंगा। वैसे मैं आपको पर्सन्स को समझा चुका हूं, कल ही मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। अंग्रेजी में जो पर्सन्स होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पर्सन्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। चलिए यहां पर मैंने चार्ट बना लिया। देखिए पहला भाग क्या है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। तो यहां पर मैंने लिख दिया फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन। और तीसरा क्या है? थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेट अस मूव अहेड। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में हम किसे रखते हैं? आई और वी को। यस और नो? सही बात है ना। सेकंड पर्सन में हम किसको रखते हैं? यू को। और थर्ड पर्सन में बाकी बचे सभी मानुभावों को रखते हैं, जैसे ही, शी, इट या फिर दे। कोई दिक्कत? अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हम इसे ही रखते हैं। आपको पता है एक व्यक्ति संसार में आता है तो वो जनसंख्या की बढ़ोतरी में पूरी मदद करता है ना? कि नहीं करता है? जैसे राहुल बैठा हुआ है, गलती से शादी वादी हो गई तो ये भी मदद करेगा भारत को आगे ले जाने में, कि नहीं करेगा? देखते हैं। तो यहां पर जो है इसकी जो फैमिली है, आई की फैमिली होती है। क्या फैमिली होती है? आई की फैमिली होती है मी, आई की फैमिली होती है माय, गरी। अब नाम याद है ना मुझे, इसका नाम एक्चुअल में गरी है। और माय का उल्टा क्या होता है? दादा, माइन। तो इसकी पूरी फैमिली, तो इन सभी को फर्स्ट पर्सन में ही माना जाएगा। राजा का बेटा राजा बनेगा, पहले ऐसे सिस्टम था। राजा का बेटा क्या बनता था? राजा बनेगा। तो इसीलिए आई की पूरी फैमिली को फर्स्ट पर्सन में काउंट किया जाएगा। वो बात अलग है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार इसकी भी अपनी फैमिली है। तो मैं फटाफट इनकी फैमिली को इलैबोरेट कर देता हूं ताकि डीप में पढ़े तो मजा आए। इसका उल्टा अस होता है, एडजेक्टिव फॉर्म अवर होता है और पजेसिव फॉर्म होता है अवर्स। इस तरीके से उसी प्रकार इसकी फैमिली में इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है और इसका इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। एडजेक्टिव विशेषण इसका योर होता है और पजेसिव इसका होता है योर्स। कभी कभी आपने बोला होगा गुस्से में आके, है ना, एक लड़का एक लड़की को बोल देता है। कैसे बोलता है गरी? यू आर ओनली माइन। माइन का मतलब क्या हुआ? पजेसिव प्रोनाउन हुआ। ये वाला माइन कहां गया?
यहां वाला, कि तुम सिर्फ मेरी हो। कभी कभी आशिक गुस्से में बोल देते, बाद में उतर जाती है तो फिर नॉर्मल हो जाता है कि तुम किसी की भी हो सकती हो, बाकी गुस्से में बोल देते हैं, है ना, माइन। और ये योर्स का मतलब है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, आई एम ओनली योर्स। तो ये कब बोला जाता है? जब जब है ना, गुड़ से भी ज्यादा मिठास हो जाती है, ये मक्खियां अगर उसमें गिरे तो निपट जाए वो, इतनी मिठास में इनका इस्तेमाल किया जाता है, माइन का, आवर्स का, योर्स का, इस तरीके से। तो ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। उसी प्रकार इनकी भी फैमिली होती है, मैं आपको बता देता हूं। ही का अपोजिट फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हिज होता है, और पजेसिव फॉर्म भी क्या होता है? हिज होता है। उसी प्रकार यहां भी देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और इसका भी हर्ज हो जाता है। इट का तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होता है, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के अलावा पजेसिव फॉर्म इट्स हो जाता है, और इसका प्रोनाउन नहीं होता है। उसी प्रकार इसका हो जाता है देम, और इसका हो जाता है दियर एडजेक्टिव फॉर्म, और पजेसिव प्रोनाउन होगा दियर्स। ये पूरा चार्ट है, बुद्धि अगर काम करे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। अब मेरा इसको बताने का मतलब सिर्फ इतना सा था, क्योंकि मैं बात कर रहा था 231 वाले नियम की। किसकी बात कर रहा था? 231 वाले नियम की, कि अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो उन्हें कैसे अरेंज किया जाएगा। हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, लेकिन क्या है, जब हम डिटेल में पढ़ते तो मजा आता है। इतना डिटेल में पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं होगी। हल्के पुल्के पढ़ने वाले लोग आप सावधान हो जाए, अब वो जमाना नहीं बचा। पहले क्या था, थोड़ा बहुत टेंसेस, पैसिव वॉइस, पार्ट स्पीच देख लिए, एग्जाम दे आए, सिलेक्शन हो गया। अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब वो ढूंढ ढूंढ के लाता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता है कि अब स्टूडेंट्स इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं कि वो किताबों को निगल जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश सिर्फ वो एक ही बुक से पढ़ेगा, वीके सिन्हा से ही पढ़ेगा, नहीं। वीके सिन्हा हो गई, उसके अलावा आपकी ये नीतू मैम की बुक हो गई, कौन सी, केडी कैंपस वाली, सारी स्पीडी इंग्लिश हो गई। लोग 4-4 5-5 किताबें लेके इंग्लिश को पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ऐसे लोग टॉप करते हैं। तो इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। डिटेल में पढ़ने में क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, कि एक बार में कोई चीज समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी चीजों को 2 बार भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए, इस वीडियो को वापस आप देख सकते हैं, मास स्टडी पर ही अवेलेबल रहेगा। दूसरा, जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना किसी बुक में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा कुछ ना कुछ बताया था। अब वापस आ जाते हैं। अब मैं यहां पर पर्सन्स की बात कर रहा था, कि मैंने आपको बताया कि आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, और यू को हम सेकंड पर्सन में रखते हैं, और ही, शी और इट और दे, इसको हम किस में रखते हैं? पक्का? चलिए, इसको थर्ड मान लिया, इसको 2 मान लिया, और इसको 1 मान लिया। अब नियम क्या बोलता है, ध्यान सुनना। नियम ये बोलता है कि जब कोई सामान्य वाक्य हो, कौन सा वाक्य हो? जनरल वाक्य, सामान्य वाक्य होगा, और सामान्य वाक्य में एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट आ जाएंगे, 1 प्लस सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो उनका अरेंजमेंट इस प्रकार होना चाहिए 231। मतलब पहले सेकंड पर्सन को प्राथमिकता दीजिए, फिर अगर उस सब्जेक्ट में तीसरा पर्सन हो तो प्राथमिकता दीजिए, फिर उसे पहले आखिरी में अपने को लिखो। सीधी सी बात है। जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, यहां देखना, मैंने कहा कि आई, यू एंड ही वेंट टू मार्केट। क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है? आंसर इज नो। दिखने में सही लग रहा है कि मैं, तुम और वह कहां गए? मार्केट गए। फोकट लोग हैं, गए, घुमाए, है ना। लेकिन ग्रामेटिकली क्या है? गलत है, क्योंकि यह वाक्य सामान्य है। तो सामान्य वाक्य का मतलब होता है कि जिसमें कोई क्राइम की बात नहीं हो रही हो। नेगेटिव वाक्य क्या होता है? तुमने और मैंने मिलकर चोरी कर ली, नेगेटिव वाक्य है। हमने डाका डाल दिया, हमने पीछे बैठी गरी की चोटी काट दी, पीछे बैठे थे, तकलीफ हो रही थी शरीर में, कभी कभी खून काटता है तो आदमी उल्टे काम करता है, चोटी काट दी, फिर मार खाया बाद में। तो गलत काम करोगे तो उसका नियम अलग है। सामान्य वाक्य, सिंपल सेंटेंस में हमें ये 231। अब आप ये मत पूछना कि सर 231 क्या होता है। 231 माने सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इसका ये अरेंजमेंट 231 याद कर लो। अब हम जब इसको करेक्ट करेंगे तो सबसे पहले 231, 2 मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड मतलब पर्सन यू, तो यू को आगे कर दिया। फिर 31 में 3। अब इनमें से कोई वाक्य में है क्या? तो हाँ सर इसमें ही है, इसको कॉमा लगा के ही को आगे कर दिया। फिर यहां पे एंड लगा दिया, और फिर खुद को लास्ट में रखेंगे कि यू, ही एंड आई
वेंट टू मार्केट। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? अब एक और बात ध्यान रखना, कहीं भूल न जाना। याद है डायलॉग भूल गए? चलिए, तो अब इसमें ध्यान रखना, सामान्य वाक्य हो तो ऐसा अरेंजमेंट आएगा। कैसा वाक्य हो? सामान्य वाक्य। अदरवाइज सामान्य वाक्य नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमें खुद को आगे रखना है। मान लो अच्छा काम हो कि हम दोनों मिलके कहां गए? मंदिर गए। तो यू एंड आई वेंट टू टेम्पल। यू एंड आई एंड ही बॉट कार, हमने कार खरीदी। लेकिन तुमने और मैंने चोरी की। अब बताओ, तो आई को आगे रखना पड़ेगा। उल्टा काम करोगे तो खुद को आगे रखो। सिंपल सी बात है, अच्छा काम हो तो लोगों को आगे रखो, और बुरा काम हो तो वेरी गुड। आगे बढ़ जाऊं? पक्का? देखिए यहां पर आ जाइए। अब यहां पर यह बात यही बोल रहा है कि जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो और किसी बुरी बात का आभास न हो, यहां देखना ये न हो लिखा हुआ है, बुरी बात का आभास न हो तो उन्हें 231 के क्रम में लगाते हैं। पहले सेकंड प्रोनाउन और फिर फर्स्ट प्रोनाउन, और फिर ये नहीं, ये गलत दिखा है इसने, पहले सेकंड फिर आगे कट गया है वो थर्ड, और फिर फर्स्ट प्रोनाउन को रखते हैं। इसने एग्जाम्पल भी यहां पर दिया है, ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर। See this example. Look at here. You, he and I shall study for the next exam. मतलब तुम, वह और मैं, हम क्या करेंगे? हम साथ में स्टडी करेंगे। समझ में आया? You and have done a great job. अच्छा काम किया हो तो तुम पहले आगे, यहां पे I मिसिंग है, ठीक है? You and I have done a great job, मतलब तुमने और मैंने अच्छा काम किया। लेकिन यहां पे एक अगला नियम देखिए, ये स्लाइड कहां से आएगी? यहां से, यहां देखिए। अब ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो, क्या लिखा है वो? यहां से आएगा भाई। हाँ, अपना दोष स्वीकार किया गया हो अथवा कोई बुरी बात कही गई हो तो उस प्रोनाउन का क्रम क्या होगा? 1 2 3। क्या क्रम होगा? उल्टा काम करोगे तो सबसे पहले गोली खुद खाओगे। क्या लिखा है यहां पर भाई साहब? आई कॉमा यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर मतलब बहुत बुरी काम, मतलब बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर मतलब होता है मिस्टेक, गलती। तो यू, मैंने, तुमने और उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ। मिस्चीफ मतलब शरारत। तो तुमने नहीं, क्या लिखा? हाँ, पहले तुमने और उसने। क्योंकि तुमने में ये यू क्यों पहले आया? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और ये क्या है? थर्ड पर्सन है। यहां पर भी देखो, पहले आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। 123 का फॉर्म है। और यहां पर अगर आई नहीं हो और ये दोनों हो तो इन दोनों में ऐसा। अगर यू नहीं हो तो पहले आई और फिर ये, मतलब देखना पड़ेगा कौन सा क्या है। कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ बाकी तो मैंने ये रूल शायद आपको समझा दिए थे, ये उसने वही बार बार बताया है। पर्सनल प्रोनाउन का एक कोई ऐसा रूल तो नहीं छूटा है। वर्ब्स लाइक बिटवीन द एक्सेप्ट प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव का हाँ, ये सामान्य रूल्स है, इनको तो कोई उतना वो नहीं लेना है। यदि कोई नॉमिनेटिव केस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ नियम नहीं छूटे, मैं वो देख रहा हूँ। हाँ, एक गलती यहाँ पर भी इस नियम में भी होती है। कई स्टूडेंट जो सीबीएसई से पढ़ के आते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, कभी कभी वो अंग्रेजी बोलने में गलतियां कर देते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, इट इज मी। अरे वो तो मैं था राहुल जो तुझे बचा लिया, है ना? वो तो मैं था, ये तो तुझे बहुत मारते। अब यहां पर इट इज मी बोलते हैं, बोलते क्या बोलते समय, पर वो गलत है। इट इज मी नहीं आएगा। नियम देखो क्या बोल रहा है। अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी भी फॉर्म का प्रयोग हो, बी मतलब इज एम आर वॉज वर विल बी, ये बी के फॉर्म्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ये बी के फॉर्म्स हैं। तो ये आ जाए तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब आई वी दे यू ही शीट। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए इट इज और यहां खाली स्थान दे दिया। अब यहां पर आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई यहां पर मी लगा
यहां पर आई लगा, यहां पर माई लगा और आगे दादा लगा। नहीं दादा नहीं सर, माइन लगा दो। तो यहां पर अगर थोड़ा सा नियम याद है कि इट इज आई हु एम टू ब्लेम, मतलब ये मैं ही हूं जो मैं खुद को क्या कर रहा हूं, मुझे ही हमेशा ब्लेम किया जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। इट इज खाली स्थान कौन बताएगा इस वाक्य का मतलब? ऑप्शन यही चारों रहेंगे, ऑप्शन आपको यही रहेंगे, इसमें से बताओ क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? पीछे टॉपरों, टॉपर पीछे बैठते हैं। आई आएगा, ऑब्वियसली आई आएगा, क्योंकि इट के बाद अगर इज एम आर वॉज वर या विल बी, मतलब बी वर्ब के फॉर्म्स हो, तो यहां पर हमेशा आई का नॉमिनेटिव फॉर्म मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। तो इट नहीं, यहाँ छोटा इरेजर लेंगे। अरे यार ये बड़ा खतरनाक चीज है, कहाँ गया, ये रहा। इट इज आई हु, इसका मतलब बताओ, वाक्य का मतलब क्या है? देखो मैं बता देता हूं, अरे बता दो भाई। देखो, इट इज आई हु हेल्प्ड यू इन योर यहां पर इन योर आएगा, इन योर डिफिकल्ट टाइम, मतलब वो तो मैं था, वो मैं ही था जिसने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की थी। तो एक्चुअल में मैं सच बता रहा हूं कि कई लोग यहां पर मी का चयन करते हैं क्योंकि बोलचाल की भाषा में मी अच्छा लगता है। उसी प्रकार कि मैं था, इट इज मी, क्योंकि आदमी को लगता है कि यहाँ सब्जेक्ट आ गया, तो अब मैं आई क्यों लिखूं, अब मैं मी लिखूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, पर ये पूरा ही सब्जेक्ट माना जाता है, ये पूरा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो और एग्जाम्पल्स दूं, बोलो। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल से नुकसान नहीं होता। अरे वो तो तुम थे, तुम एग्जाम पास कर पाया। क्या बोला मैंने? वो तो तुम थे तभी तुम एग्जाम पास कर पाया। तो इट इज यू। अब यू का तो क्या होता है भाई साहब, क्योंकि इसका फर्स्ट पर्सन नोमेंटिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहां दिक्कत ही नहीं है, सब्जेक्ट भी यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? अरे यू आगे भी आता है, और जब आप किसी को प्रपोज करते, अच्छा प्रपोज से याद आया, आज प्रपोज डे है भाई, सावधान रहना भाई, है ना? पता नहीं कौन प्रपोज फेंक के मार दे, तो पीछे भी यू ही आता है। तो उसी प्रकार यहां देखेंगे कि इट इज यू, और बाकी मैंने क्या बोला था हिंदी में? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं एग्जाम पास कर पाया। इट इज यू हु हेल्प्ड मी टू पास एग्जाम, टू पास द एग्जाम। अब यहां पर यू आ गया तो टेंशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि यहां पर कोई और अगर वर्ड रखे और यहां पर एग्जाम में आपको खाली स्थान आ जाए और ऑप्शन में आपको कुछ और दे दे, जैसे आपको दे दिया ही शीट दे दिया उसने, यहां पे देखते हैं ऑप्शन ए में ही दे दिया, ऑप्शन बी में हिम दे दिया, ऑप्शन सी में यू दे दिया, ऑप्शन सी में क्या दे दिया, यू, इसको डाल के हिम, ही हिम, थोड़ा कठिन देता हूं, दे दिया, और ऑप्शन डी में हिम दे दिया। बताओ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? सोचो। बोलो बोलो बोलो। चलिए बता देता हूं मैं। देखिए एक्चुअल में यहां पर दे तो आ ही नहीं सकता है, रीजन क्योंकि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है। तो यहां पर जो भी वर्ड आएगा ऑलमोस्ट उसकी संभावना ज्यादा है कि हम वहां पर प्रेफर किसको करेंगे, ही को करेंगे। तो यहां पे हमने ही लगा दिया। इट इज ही, यार ये तो वो था हु हेल्प्ड मी टू पास द एग्जाम, जिसने मेरी एग्जाम पास करने में मदद की। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते, ये छोटे छोटे रूल्स है। अब एक और रूल है ऐसा, हिज का प्रयोग एडजेक्टिव छोड़ दीजिए, ये पर्सनल प्रोनाउन हम सारा कर चुके हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रयोग सेंटेंस के वर्ब सब्जेक्ट की बात करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन भी हो गया था ना कल, नहीं हुआ था?
नहीं हुआ था, है ना। इसको पढ़ते हैं। चलिए, कल हमने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था। आज पढ़ते हैं ये वाला। चलिए, आज से शुरू कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल थोड़ी है, पजेसिव है। पजेसिव क्या होता है? पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। हम चीजों को अपने पोजीशन में ले लेते हैं। जैसे आतंकवादियों ने छोटे बच्चों को अपने अधिकार में ले लिया, तो द टेररिस्ट टुक पोजीशन ऑफ किड्स। तो पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। अंग्रेजी में सबसे पहले शब्दों का मतलब समझोगे तो आधी ग्रामर सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसे शब्द जो अपने अधिकार दिखाए वो क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ध्यान रखना है, अधिकार तो ये वर्ड भी दिखाता है। अब बात को समझना, पहले इसके आने से पहले कुछ कंसेप्ट समझो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ये है माय और ये है माइन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस? इन दोनों का अलग अलग यूज है। देखो, माय का मतलब होता है मेरा और माइन का मतलब होता है केवल मेरा। कभी कभी आप किसी पे इतना ज्यादा अधिकार जता देते हो, है ना, कि तू सिर्फ मेरा है। ऐसा बोलना गलत है। वो उसके बेचारे माँ बाप का भी है, उसकी बहनें भी है, तो अपनी बहनों का भी है, अपने दोस्तों का भी है। मतलब टुकड़ों में बटा हुआ है वो। और तुमने बोल क्या दिया कि सिर्फ मेरा, तो वो गलत है। सूरज, ध्यान रखना। किधर गया सूरज? शी इज नॉट ओनली योर्स, शी इज समबडी एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका उदाहरण समझाता हूं। ये एक एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, गलती मत करना। ये निकला है प्रोनाउन से, निकले हैं दोनों आई से निकले, लेकिन ये हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो नाउन की क्वालिटी बताए, जो नाउन की जगह पर आए, वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। एक ऐसा वर्ड जो नाउन यह बीच में है, इसके मजे ले रहा है, इसके सब नौकर चाकर लगे हुए हैं, है ना। तो देखो, बात को समझो, मैं बार बार समझाता हूं कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह पर आ जाए, वो क्या होता है? प्रोनाउन। लेकिन जो नाउन की विशेषता बताए, क्वालिटी बताए, तो वो होता है एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि प्रोनाउन क्या करता है? ये नाउन की जगह पर आता है। किसकी जगह पर आता है? नाउन। अब बात को समझना है ना, बहुत काम की बात है। मतलब यहां पर अगर लिखा कि राहुल, क्या लिखा? तो राहुल की जगह पर आएगा ही, और एडजेक्टिव जगह पर नहीं आ सकता है। यहां पर अगर लिखा राहुल, तो यहां पर राहुल को हटा के मैं नहीं लिख सकता हूं। मैं यहां पर लिख सकता हूं माय राहुल, राहुल मेरा। हाँ भाई, तेरा रख ले जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कभी एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। एडजेक्टिव नाउन को रिप्लेस नहीं करता है, उसकी विशेषता बताता है, और जो विशेषता बताएगा उसके आगे पीछे आएगा। जैसे लड़की, तो लड़की को हटाओ मत क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, तो लड़की के आगे क्या लगा दो? ब्यूटीफुल। क्यों? अगली भी तो होती है लड़कियां, हमेशा सुंदरी थोड़ी होती है, और बुरी भी हो सकती है। तो बुरी को क्या बोलेंगे? अगली। अगली मतलब बुरी, ठीक है, कुरूप। ऐसा बोलना नहीं, किसी मारेगी नहीं, ठीक है। अब वापस आ जाता हूं मैं यहां पर, बात करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब यहां पर उसने एग्जांपल दिया है, योर्स इज अ न्यू कार। अब इसको मैंने यहां से हटा देना है। तो मैंने आपको यह समझाया दोस्तों कि आई का ये जो माय होता है ना, इसको ध्यान नहीं देना है। ये जो माइन होता है, इसको ध्यान देना। ये है पजेसिव प्रोनाउन। समझ में आई बात? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। आगे बात करते हैं। एक नाउन का स्थान क्या हो सकता है एक वाक्य में? जो नाउन होती है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि राहुल हैज अ कार। अब यहां पर ये भी नाउन है दोस्तों, और ये भी नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। अरे बोलो भाई, ये प्रॉपर नाउन है, राहुल किसी का नाम है, और ये कॉमन नाउन है। सर, नाउन का स्थान एक वाक्य में एज ए सब्जेक्ट भी होता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी होता है। समझे कि नहीं समझे? अब जब नाउन यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि प्रोनाउन यहां भी आ सकती है और यहां भी आ सकती है।
क्योंकि नाउन की जगह पे प्रोनाउन आती है। तो नाउन अगर यहाँ की यहाँ आएगा, प्रोनाउन यहाँ आएगी तो यहाँ भी आ सकता, मतलब जहां जहां नाउन आएगी वहां वहां प्रोनाउन आ सकता है। इसका मतलब इसने क्या बोला है कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में तो होता ही है, पर यहां लिखो भाई ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं यहां पर जो इसने दे रखा है हमें। देखिए ये लिखा है एग्जाम्पल, योर्स इज अ न्यू कार। अब ये न्यू कार जो है वो सिर्फ तुम्हारी है, ये ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत नहीं है। मैं आपको तुम्हारी भाषा में समझाता, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम्हारी भाषा में संदीप, ये तुम्हारी भाषा है। यू आर याद आया क्या बोलता है शाहिद कपूर? कौन सी मूवी में? कबीर सिंह में। ये मेरी बंदी है ना? तो यू आर माइन, तो भाई साहब ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। सर एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में तुम्हें उल्टी गलती करके देगा। एग्जाम में आपको मूर्ख बनाने के लिए ऐसा लिखेगा, यू आर माई, फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? एडजेक्टिव है। अरे ये एडजेक्टिव है भाई, और एडजेक्टिव अकेला नहीं आता है मैडम। यहां पर आना था यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई वाइफ, यू आर माई मदर। इसके बाद एक शब्द का होना बहुत जरूरी। माई अकेला नहीं आता है, माई दादा के साथ आएगी। समझ में आया? अकेला नहीं, लेकिन ये माइन अकेला आ सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन है। अब समझ में आया? तो सर ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो अकेले आ सकते हैं? तो सुन ले मेरे भाई, देखो ये जो आई में है ना, ये जो माय है ना, ये अकेला नहीं आता। इसके साथ क्या चाहिए? नाउन। क्या चाहिए? नाउन। लेकिन इसका जो प्रोनाउन वाला फॉर्म है ना, प्रोनाउन वाला फॉर्म है ना, वो कौन सा है? वो है माइन। तो ये अकेला आएगा, तो गलत नहीं बताना है। उसी प्रकार यहां पर वी है, तो वी का ये अकेला नहीं आ सकता है, ये अकेला नहीं आ सकता है। पर यहां पर कौन अकेला आ सकता है? यहां पर अवर्स अकेला आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पे लिखा अवर्स इज ग्रेट कंट्री। सर ये गलत है कि सही है? तो ये चेक करो ये कौन सा फॉर्म है, ये प्रोनाउन है, तो ये सेंटेंस सही है। भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? नहीं आ सकता है। सेंटेंस क्या था बताओ? हाँ अब देखो मैंने लिखा था यू आर, अब माई की जगह पे मैं क्या लिख दूं? मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू आर मी, सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। यू आर मी, तुम मुझे हो, ये क्या होता है ना? वो तो गाना याद आ गया, थारा पार में पागल हुई गया, ऐसा कुछ गाना है ना, यू आर मी। हाँ उनका क्वेश्चन ये है कि सर क्या इस मी ऑब्जेक्ट में आता है? तो मी तो ऑब्जेक्ट में हमेशा आता है। कैसे? देखो शी गिफ्टेड मी, मी आ सकता है। मी ऑब्जेक्ट में ही तो आता है, ऑब्जेक्ट के लिए ही बना है। पर सर मी की जगह पर आई का कौन सा फॉर्म आ सकता है? तो आ सकता है सिर्फ माइन। लेकिन किस केस में? जब सेंटेंस का मीनिंग सही निकलना चाहिए। यू आर माइन, तुम सिर्फ मेरी हो। दिस बोर्ड इज माइन, ये बोर्ड मेरा है। तो माइन मतलब सिर्फ मेरा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये माई, अवर, योर ये नहीं आ सकते। जब इनमें एस लगेगा ना, एस, तो ये प्रोनाउन बन जाता है। जैसे आवर मतलब हमारा। क्या हमारा? हम बोलते हैं हमारा देश, तो आवर कंट्री, तो आवर एडजेक्टिव है, कंट्री नाउन है। तुम्हारा दिल, योर हार्ट, योर एडजेक्टिव है और हार्ट नाउन है। लेकिन तुमने बोल दिया योर्स। देखो अब समझ में आएगा आपको। एक सेंटेंस देता हूं कहां गलती होती है, ध्यान रखना। शी सेड माई हार्ट इज योर्स हार्ट। सुनना ध्यान से ना, तुम्हारी भाषा ही में लिख रहा हूं, तुम्हें ऐसे ही समझ में आएगा। बिकॉज यू आर माई एवरीथिंग। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है ना, तो ऐसी भाषा में पढ़ेंगे। चलिए
अब मुझे बताइए दोस्तों कि इसमें कौन सी जगह मैंने गलती कर दी है। जो बता देगा उसको मेरी ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बताओ कौन से पार्ट में मिस्टेक है? सी में मिस्टेक है। सी में कहा मिस्टेक है? उनको बताने सुंदर कन्या। हाँ बताइए। अरे शर्माना नहीं, सब अपने दोस्त हैं। बताओ क्या गलती है यहाँ पे, जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। हार्ट में मिस्टेक है, छेद हो गया दिल में। जल्दी बोलो। योर्स नहीं आएगा, कोई परफेक्ट होके बताओ यार। यूर आएगा, क्यों? यूर आएगा। मैम बताइए, बहुत सिंपल आंसर है। चलिए बता दूं। देखो भाई सूरज, कि यहां पर दिक्कत यह है कि सर आपने ना छोटी सी गलती कर दी। या तो आप इस दिल को हटा दो या फिर इस एस को हटा दो। क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव है कि सी सेड, उसने मुझे कहा मेरा दिल, माई हार्ट इज योर्स, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है, माई हार्ट इज योर्स। पर अगर आपने बोला कि माई हार्ट इज योर्स हार्ट, तो गलत हो गया। तो या तो हार्ट हटा दो। अगर आपने क्या किया, देखो दोस्तों, यहां पर ये वाक्य है, सॉरी, यहां पर माई हार्ट इज योर्स, ये एक तो करेक्ट सेंटेंस होगा। या फिर क्योंकि यहां पर एज अ प्रोनाउन आ रहा है और प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है। ये प्रोनाउन लिखा है तुमने, तो फिर तुमने हार्ट क्यों लगाया? हार्ट हटा दो। फिर समझ गए भाई, हमारा दिल तुम्हारा ही है, मान लिया इस बात को, ठीक है। पर आपने क्या किया कि यहां पे प्रोनाउन भी लगा दी और यहां पे नाउन भी लिख दी, तो ये दोनों लड़ेंगे ना आपस में और दिल बचेगा ही नहीं। तो या तो तुम नाउन को हटा दो या प्रोनाउन को, क्योंकि दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो इसको हटा दो, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था करेक्ट? माई हार्ट इज योर्स। और तुम बोलो नहीं दिल नहीं हटेगा, तो भाई ऐसा लिख दे, माई हार्ट इज योर हार्ट। तो ये भी सही है, क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करेगा और ये नाउन का, दोनों साथ में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के एवज में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको बोलना सके या आपने ये प्रोनाउन लिखा और ये नाउन, तो दोनों साथ में कैसे आ गए? या तो ये आएगा ये आएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ, पीछे ऋषि मुनियों आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। यहां पर देखिए, प्रेजेसिव प्रोनाउन का किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अभी मैंने बताया था, पहले सब्जेक्ट के रूप में हुआ, अब देखो ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। He has lost my book as well as yours. उसने मेरी किताबों के साथ साथ तुम्हारी किताबें भी घुमा दी। He has lost my book. उसने मेरी किताबों के साथ साथ तुम्हारी किताबें भी घुमा दी। तो यहां पर ये जो yours है, यहां पर हमने your book नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा? my book। समझ रहे बात को? इसने यहां पे क्या लिखा? He has lost my book. उसने मेरी किताबें घुमा दी, ठीक है। फिर उसने क्या लिखा? as well as योर बुक नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो लिखता तो ये ऐसा सही था, योर बुक ये सही था। पर अगर वो ऐसा लिख देता कि योर्स, तो बात खत्म ही हो गई, बस बुक लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि योर्स प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आदमी को जो एस लगता है ना, उनके साथ नाउन नहीं लगा सकता, और एग्जाम में यही गलती करे। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? मेरे भाई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, सिंपल बता रहा हूं मैं, कि ये सेम सेंटेंस लिखता हूं, ही हैज लॉस्ट माई बुक। देखना क्वेश्चन कैसा आएगा, एज वेल एज खाली स्थान, ऑप्शन ए योर्स बुक, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी योर्स, और ऑप्शन डी यू बुक। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? या तो यू बुक लगा देंगे या यहां जाएंगे। मैक्सिमम लोग यहां जाएंगे,
क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि सर यहां पर दिया है उसने माई बुक, तो उसने मेरी बुक के साथ साथ तुम्हारी बुक भी गिरा दी। लेकिन भाई इसको नोटिस कर, ये एस लगा दिया इसने। अगर ये एस नहीं आता तो आंसर सही बैठ जाता है यहां पर कि मेरी बुक के साथ साथ तुम्हारी बुक भी गिरा दी। लेकिन क्योंकि हुआ क्या कि इसने एस लगाया तो ये बन गया प्रोनाउन और ये बन गया नाउन, तो नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकता, इसलिए गलत है। यू तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी किताबों के साथ साथ तुम्हें भी घुमा दिया, ये तो आंसर ही नहीं होता है ना। हाँ, ये योर्स आ सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन है, मेरी किताबों के साथ साथ तुम्हारी किताब भी घुमा दी, तो आंसर विल बी योर्स। समझ में आ गया? बड़े आगे, एनी क्वेश्चन? नो स्टडी, मोर स्टडी। आगे अब यहां पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स, छोड़ दीजिए। योर हाउस इज बेटर देन माइन, छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल्स जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, ये छोड़ दीजिए। पजेसिव में एस के पहले द बियर एंड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। आगे आ जाओ। जिरंड के पजेसिव आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग, छोड़ दीजिए। आगे आ जाइए, ये मैंने डेमोस्ट्रेटिव पढ़ा दिया था आपको, है ना? अरे याद है कि नहीं याद है? ये मैंने कल के लेक्चर में पूरा समझाया है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम दिस, दीज और दोज और दैट का इस्तेमाल करते हैं। दिस और दैट के पास के लिए इस्तेमाल करते हैं और दीज और दोज का दूर के लिए। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और अच्छी बात है। ये सारा मैंने कल बता दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है भाई साहब? बांटना। क्या होता है? हम बोलते हैं कि मिठाई, जैसे किसी का बर्थडे होता है, आप बताते भी नहीं हो वैसे किसी का बर्थडे होता है, कौन चॉकलेट बांटे, तो बता दिया करो सबको हैप्पी बर्थडे एडवांस में। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सेपरेट कर देना। ईदर का प्रयोग यहां देखिए, इसमें क्या क्या रखते हैं? इच, ईदर, नीदर, एवरी और नन। इसको कुछ लोग आइदर और नाइदर भी पढ़ते हैं, वो भी सही है, और ईदर और नीदर पढ़ते हैं, वो भी सही है। ठीक है, तो ईदर, नीदर, नीदर, एवरी, नन, इनका प्रयोग। अब सबसे पहले हम ईदर का प्रयोग देखते हैं। ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु में से कोई एक के अर्थ में एनी या नन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अब यहां ध्यान रखने योग्य बात क्या है? एक बात नोटिस की आपने, ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। जैसे बोलते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स को वॉशरूम लगती है, वॉशरूम एक राष्ट्रीय समस्या है स्कूलों में। जब भी स्कूल में स्टूडेंट्स वॉशरूम जाते हैं तो साथ में जाते हैं, लड़कियां भी ऐसे ही करती है। जैसे किसी को वॉशरूम लगी तो बोलेगी तू भी चल, सर ये भी जाएगी। मतलब मुझे आज तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। लड़के भी जाएंगे तो एक को खींचते हुए ले जाएंगे, सर सर चल रहे, वहां जाके बातें करेंगे। मतलब यहां भी बातें ही कर रहे हैं पर वहां भी करेंगे। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ईदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। तुम दोनों में से कोई एक वॉशरूम जा सकता है, मैंने ऐसा कहा दोनों में से किसी एक को चुनना हो। अब मेरे भाई एक को चुनना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वाली लगेगी, है ना? कौन सी लगेगी? अब यहां देखिए, ये इज दिख रहा है आपको? ये इज क्यों लगा है जबकि उसके पास क्या लिखा हुआ है? पेन्स। छोटी छोटी बातें होती इंग्लिश ग्रामर में, ध्यान नहीं रखोगे तो एग्जाम में बाहर हो जाओगे। माइनस मार्किंग का सिलसिला चालू हो गया है। तो इसने यहां पे इसलिए लगाया क्योंकि ये जो इज लगा है ना दोस्त, ये ईदर के हिसाब से लगा हुआ है। जब भी ईदर आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोल रहा है ये? इधर देखो कि ईदर ऑफ दीज टू पेन्स, मतलब इन दोनों में से कोई एक पेन इज रेड, मतलब दोनों पेन में से कोई एक पेन रेड है। ईदर ऑफ द टू बॉयज, इन दोनों में से कोई एक लड़का होशियार है। ईदर ऑफ द टू बॉयज इज स्मार्ट। तो इज क्यों लगाया? तो यहां पे वो एग्जाम में क्या करेगा? यहां खालिस्तान छोड़ दे, वो होशियार आदमी है और आपको चार ऑप्शन दे देगा, इजे मार लगा भाई, ठोक क्या ठोकेगा? फिर तुम बोलोगे अकड़ बकड़ बम्बई वो 80-90 पूरे 100 ए आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। ऐसे लोग कभी भी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये गलती करके देखी, बाद में सुधार किया, तो आज सरकार को सेवाएं दे रहे हैं। आगे, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। यहां पर देखिए भाई साहब, वन ऑफ दीज थ्री, उन तीनों में से कोई एक, उन तीनों में से कोई एक जो है फ्रेंड क्या है? वो नोटी है। इतना सा नियम ध्यान रखना है यहां पर कि ये जब शब्द आते ना तो इनमें हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ध्यान रखोगे?
एक क्वेश्चन दूं करने को? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आंसर लिखेंगे, बाकी लोग जो लाइव देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे। दोनों में से कोई एक बच्चा अंग्रेजी में अच्छा है। क्या आएगा? सिंपल सी बात है सर, इतने गधे तो है नहीं जितने आप समझ रहे हैं, है ना? अभी तो आपने बताया, अभी तो बताया सर कि जब इधर आएगा तब सिंगुलर लगाना है। ये सिंगुलर है नहीं, ये आई के साथ आता है, नन का तो कुछ मतलब होता नहीं है। जिंदगी में बचा क्या है? इज। तो इज लगा देंगे, सिंपल सी बात। कर लोगे? आगे बढ़ जाओ। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर देखिए, नीदर का इस्तेमाल। नीदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग होता है। नन और नीदर दोनों का साथ में दिया हुआ है, ठीक है। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। अब सबको पता है मेरे भाई, ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, पॉजिटिव सेंस। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। नन ऑफ का मतलब भी दोनों में से कोई नहीं होता है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखना, बहुत ही उसने अच्छी बात कही है, तुम बातों बातों में ना भूल जाते हो चीजों को। देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल ध्यान सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। नीदर और ईदर, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। दोनों के साथ क्या आएगा? इज। मतलब हमेशा इज का मतलब सिर्फ इज नहीं आएगा, जब भी आएगी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। समझ में आ रहा है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती भाई साहब? डज। भालेकर पीछे चला गया आज, मुझे रात को कमेंट्स आई थी, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, बोले सर वो हम जानते हो भैया को, वो भालेराव नहीं भालेकर है। मैंने कहा मुझे बाद में पता चला, बहुत दूर दूर से कमेंट्स आए, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये क्लास देख रहे हैं मेरी, जो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, दिल्ली में है, इंदौर में है, तो बोलते हैं, तो आप सब लोगों को जानते हैं। चलिए, बिल्कुल तुम सेलिब्रिटी हो यार। आगे कहा था मैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इज। लेकिन ये जो नन होता है ना, ये नन मतलब हम नन कब लगाते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो डेफिनेटली इनमें से कोई नहीं मतलब बहुवचन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बहुवचन की। तो इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर आ जाएगा आर वाला मामला। समझ में आ रहा है? आर से मतलब जितनी भी बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे डू, हैव, ये सब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? डज हो गई, हैज हो गई, इज हो गई, ये सब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होती है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर एक कंसेप्ट समझने के बाद मिटाते नहीं इसको। यहां देखो, नीदर ऑफ दीज टू, इन दोनों गर्ल्स में से कोई गर्ल नहीं, इज एक्टिव। मतलब इन दोनों लड़कियों में से कोई भी एक भी लड़की क्या है? एक्टिव नहीं है। इधर आता तो दोनों में से कोई एक लड़की एक्टिव है। इधर अगर आता, इधर, इसको तुम इधर पढ़ते हो, तो इधर आता तो दोनों में से कोई एक लड़की एक्टिव है। नीदर मतलब दोनों की दोनों ही, समझ जाओ कैसी है ना? हाँ जी। आगे, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। यहां देखना भाई साहब, नन ऑफ हिज फोर सन्स, चारों पुत्रों में से किसी ने भी, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना। ख्याल रखा करो, वैलेंटाइंस डे चल रहा है ना? लुक आफ्टर इसका मतलब होता है टू टेक केयर। क्या होता है? टेक केयर। ये वोकेबलरी बताते जा रहा हूं। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? टेक केयर, है ना? जैसे अपने अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, भले हमें वो लाते मारे, पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, मतलब किसी बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया उस पर। अगर यहां पर, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अगर यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब भी होती तो बहुवचन में होती। समझो भाई मेरे, बहुवचन मतलब प्लूरल। कुछ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे तो इंग्लिश भी बोल सकता हूं मैं। नन ऑफ, नन ऑफ
जैसे आपको समझ में आ पाएगा, नन ऑफ बॉयज बताओ भैया, 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। यहां पर इजेम में से क्या आएगा, क्या आएगा, परफेक्ट। आर क्यों आएगा, क्योंकि बहुवचन है। किसका वचन है, बहु का, और बहु बोल दे मतलब सब हो गया, आर आएगा। तो ये दिमाग में रखना है कि सिंगुलर, समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। और ये तो सिंगुलर होता ही है, एवरीबडी, एवरीवन, एवरी गर्ल, एवरी बॉय। ऐसी गलतियां मत करना बच्चों वाली कि एवरी गर्ल्स, ये मूर्खों वाली इंग्लिश मत बोलना, सस्ता कोर्स लेके इंग्लिश गलती सीख लेते हो, ठीक है। एवरी गर्ल्स, इंग्लिश बोलना सीखना हो तो कहां से सीखोगे, मास स्टडी से सीखोगे, ठीक है। समझदार है, आगे बढ़े। एक एवरी का समझा देता हूं, देखो। एक है एवरी, एवरी का मतलब क्या होता है, सभी, पर एक तुलना एक की बात होती है। जैसे एवरीबडी, प्रत्येक लड़का, मतलब बात सबकी होगी लेकिन काउंटिंग एक की होगी। एक के माध्यम से सबको समझा देना, एक के माध्यम से सबको समझा देना। तो एवरीबडी हमेशा इज ही होता है, आर नहीं होता है। समझ में आया, गलती कहां करेंगे, एवरी बॉयज इज मिसिंग मी इन द क्लास, गलती बताओ, क्या आएगा, वेरी गुड। तो यहां पर चूंकि इसकी जगह आर नहीं आएगा, क्या नाम है आपका, निशा, बड़ा अच्छा नाम है निशा जी। यहां पर बॉयज ही नहीं आना चाहिए, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, एवरी बॉय, एवरी वर्ड ही सिंगुलर है। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है, अगर बहुवचन की बात होता तो आ जाता है, पर एवरी के बाद हमेशा कोई सा भी नाउन आएगा, एवरीबडी, एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी टेबल, सब कुछ, एवरी ट्री। तो ट्री अकेला ही आएगा, ट्रीज नहीं हो सकता क्योंकि एवरी सिंगुलर है। तो सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे खाली स्थान आ जाएगा एग्जाम में। सस्ता पेपर आया, अब जिसे लोगों ने बनाया तो आपको दया कर लेगा, पर कठिन लोग, महान लोग पेपर बनाएंगे तो ऐसे उलझा के पूछेंगे। आगे बढ़े, चलिए। हाँ खत्म हो गया मैम, आर ही आया था अगर सेंटेंस को हम सही में निकालें। नन ऑफ द फोर सन्स, आर तो नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अगर आर आता तो फिर लुकिंग करना पड़ता। नन ऑफ हिज फोर सन्स आर लुकिंग आफ्टर हिम, ये चारों में से कोई बेटा उनका ध्यान नहीं रख रहा है। टेंस क्या बनाया उसने कि ध्यान नहीं रखा, कि बाप निपट गया, 4 बच्चे थे राहुल भालेकर जैसे, बिल्कुल उसको पानी भी नहीं पिलाया, तो वो क्या हुआ, निपट गया। तो आर कब आता, तो आर आता तो कंटिन्यूअस बनता, तो हमें क्या करना पड़ता, उसको पास बनाना पड़ता, ठीक है। चलिए, तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझी, आज हमने 2-3 टाइप्स प्रोनाउन के पढ़े। मेरे हिसाब से ये जो मेन कंसेप्ट था प्रोनाउन का, आपको मैं फिर रिवाइज करवा दूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं। किससे आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं। समझे कि नहीं समझे, यहां से इसका जो टेबल बनाया था ना कल वाला, वो टेबल आप याद से पढ़े कि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, पजेसिव फॉर्म क्या होता है। आपको मैंने ये भी समझाने की भरपूर कोशिश की कि एडजेक्टिव अलग है और प्रोनाउन अलग है। ये माय क्या है, एडजेक्टिव है, और माइन क्या है, प्रोनाउन है। थोड़ा सा एक बार और इस क्लास को आप देखिए, अच्छी लगे, अगर आप जो भी नए लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये ग्रामर सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता हो तो मास स्टडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे अपने मोबाइल से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी मात्र 60 घंटों में। थैंक यू सो मच।